लेकिन भाजपाई गुंडे, आरएसएस, बजरंग दल के जो उनके लठाए सशस्त्र टुकड़ी है, और जिस आधार पर ये कहते हैं कि फौज का भी मुकाबला कर सकेगा, तो ये मुकाबला नहीं कर रहे हैं कि सांप्रदायिक ताकतों के जरिए ये बिहार को भी यूपी के रास्ते ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और भारत की सरकार जो उसके सामने घुटना टेके हुए है, इस संबंध में इनकी समझ क्या है, ये इस संबंध में अपने आप को रहस्यमय बना के रखे हुए हैं। धार्मिकता के नाम पर सांप्रदायिकता की राजनीति, हिंदुत्व का उभार जो भाजपा के नेतृत्व में हो रहा है, ये बिहार के अंदर ऐसी संस्कृति नहीं रही थी। प्रशांत किशोर जी जिन मुद्दों को उठा रहे हैं, क्या ये समान शिक्षा का सवाल उठाते हैं? और इसीलिए सबसे बड़ी समस्या क्या है बिहार की, कि बिहार में सबसे ज्यादा गरीबी है। बिहार के जो श्रमिक तबका है वो यहाँ से रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में पलायन कर रहा है। कोई चेहरा या इनका कोई समीकरण इस तरह का नहीं बन पाया है जिसकी विश्वसनीयता हो सके। और इसीलिए ये ना दिल्ली की तरह आएंगे और केजरीवाल की तरह नई सरकार बना लेंगे, ऐसी कोई उम्मीद नहीं है। उत्तर प्रदेश बिहार नहीं बन सका। जो योगी जिस ढंग से बिहार को चला रहे हैं, यूपी को चला रहे हैं, और वह सीधा सीधी हिंदू मुसलमान के नाम पर जो राजनीति की जा रही है, और जिस तरह का अराजक स्थिति पैदा हुई है, बुलडोजर संस्कृति पैदा हुई है, बिहार में नीतीश कुमार ने इसको नहीं होने दिया। ये नीतीश कुमार के पक्ष में जाता है। नमस्कार, मैं बिलाल राजपूत, आप देख रहे हैं सच्ची खबर टीवी। दोस्तों, आज बिहार की सियासत की अगर हम बात करते हैं तो हमारे जहन में हर बार यही सवाल उठता है कि आखिर बिहार में सरकारें बनती रहीं, जाती रहीं, फिर आती रहीं, पर बिहार का विकास और बिहार की शिक्षा कहाँ अटकी है। खैर, बिहार में इस वक्त चुनावी माहौल है, चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। सभी पार्टी जोरों जोरों पर चुनाव प्रचार कर रही हैं, अपने कार्यकर्ताओं को जीत के मंत्र दे रही हैं, जैसे तैसे फिर से बिहार की सत्ता हासिल की जाए। तो हम बिहार का चुनावी माहौल जानने जिस वक्त हम बिहार आए थे, तो हमने आम जनता से पूछकर आपको बताया कि इस बार जनता क्या चाहती है। पर बहुत जरूरी हो जाता है उन लोगों से भी मिलना जो बिहार की सियासत को बहुत करीब से जानते हैं, जो बिहार की सियासत में बहुत एक्टिव रहे हों और बिहार को बहुत करीब से देखा हो। 15 साल बिहार सरकार में, बिहार की राजनीति में विधायक रहे हों, कम्युनिस्ट पार्टी से आते हैं, 15 साल विधायकी में राज किया हो। नाम है राजेंद्र राजन। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। आप सच्ची खबर से आए हैं और बिहार के बारे में जानने आए हैं, आपका स्वागत है। सर, हमारा सिर्फ आपसे ये सवाल है, जानना है इस बार बिहार का जो माहौल है, बिहार में एक चेहरा है जो नई एंट्री हुई है, प्रशांत किशोर नाम है। युवाओं की बात कर रहे हैं, शराबबंदी की बात कर रहे हैं, रोजगारी की बात कर रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं सर आप? देखिए, प्रशांत किशोर जी बिहार के लिए नए नहीं है, और न बिहार में इनकी नई एंट्री हुई है। ये नीतीश कुमार के खास लोगों में से एक है। नीतीश कुमार ने इन्हें अपने दल का उपाध्यक्ष भी बनाया था, और जो उनकी कार्य मंत्रणा समिति थी नीतीश कुमार जी की, मुख्यमंत्री के रहते हुए, उसमें प्रशांत किशोर जी का नाम सबसे ऊंचा था। ये उनके आंतरिक मतभेद है। कोई वैचारिक और सैद्धांतिक मतभेद होते तो ये हम लोग जान पाते। इस तरह की कहीं किसी तरह की जानकारी नहीं है कि किस मुद्दे पर इनको नीतीश कुमार जी से मतभेद हुआ और ये अलग हुए। इसीलिए राजनीति में प्रशांत किशोर जी एक व्यवसायी की तरह पहचाने जाते हैं। कब किसके साथ होंगे, कितने का इनका पैकेज का सौदेबाजी होगी और ये क्या करेंगे, ये प्रशांत किशोर जी के आंतरिक जीवन का एक हिस्सा बना हुआ है। और इसलिए इस बार जो इन्होंने अपनी स्वतंत्र हैसियत के आधार पर पूरे बिहार में एक चाहा कि हम अपनी पहचान बनाएं, अलग से, नीतीश कुमार से भी अलग हटके और दूसरों से भी अलग हटके वो पहचान बनाने की ये कोशिश कर रहे हैं।
लेकिन कुछ जब बुनियादी सवाल आते हैं कि ये किस तरह का बिहार बनाएंगे, क्या बीजेपी के बारे में इनकी समझ क्या है, मोदी के बारे में ये क्या बोलते हैं, सांप्रदायिकता के खिलाफ इनकी राजनीति क्या है, अमेरिकी साम्राज्यवाद जो पूरे देश के अर्थतंत्र पर आज कब्जा किए हुए हैं और गिरावट की बात करते हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, ये बात हम जानते हैं। कौन कितना तक पढ़ा लिखा है, कौन किस तरह की राजनीति कर रहा है, किसका बाप क्या था, किस तरह के घोटाले में फंसा हुआ है, ये बता रहे हैं। ठीक है, बता रहे हैं, बताएं, ये उनकी व्यक्तिगत क्षमता है, अधिकार है, इसको कोई क्यों छीन लेगा। लेकिन प्रशांत किशोर जी इस बिहार के भविष्य को बदलने के लिए कौन सी आर्थिक नीति दे रहे हैं, ये अस्पष्ट है। और इसीलिए सबसे बड़ी समस्या क्या है बिहार की, कि बिहार में सबसे ज्यादा गरीबी है। बिहार के जो श्रमिक तबका है वो यहाँ से रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में पलायन कर रहा है। तो रोजगार के अवसर कैसे बिहार में बन पाए कि पलायन रुके, और हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा हर राज्यों में अगर कहीं जो श्रम से जुड़े हुए लोग हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, वो सबसे ज्यादा बिहार से है। उनके पलायन रोकने के लिए इनके पास कौन सी योजना है, तो कुछ नजर नहीं आ रही है। और इसीलिए ये केवल बीमारियों का जिक्र करते हैं, इलाज नहीं बता पाते हैं, और जब इलाज ये नहीं देंगे तो इनके प्रति विश्वास कैसे होगा। और इसीलिए कहीं इनको कहा जाता है इसका वोट काटेंगे, कहीं कहा जाता है उसका वोट काटेंगे, और पैसे कहाँ से कितने इनको आ रहे हैं इस स्रोत के बारे में कहीं से किसी को पता नहीं चल पाता है। और 50,000 60,000 रुपये देकर एक एक लड़के को ये कितने सैकड़ों लोगों को रोजगार दिए हुए हैं, ये कहाँ से दे रहे हैं। और ये पैसे के आधार पर जिन लोगों को इन्होंने एम्प्लॉयमेंट दिया है, ये किस राजनीति को लेके जा रहे हैं। इसलिए एक एनजीओ टाइप का जो इनका सांगठनिक स्वरूप है, जिससे बिहार को कोई कुछ मिलने को नहीं है। और इसीलिए ये ना दिल्ली की तरह आएंगे और केजरीवाल की तरह नई सरकार बना लेंगे, ऐसी कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए कि बिहार की राजनीति जो जिस स्थिति में आई हुई है वो समीकरणों पर आधारित है। और इसीलिए प्रशांत किशोर का कोई चेहरा या इनका कोई समीकरण इस तरह का नहीं बन पाया है जिसकी विश्वसनीयता हो सके। अच्छा सर, आप राजनीति को बिहार की बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छी आप समझ रखते हैं। इस बार बिहार का मुख्यमंत्री बदल सकता है, बदलाव हो सकता है, क्या कहेंगे? देखिए, बदलाव चाहता है, इसलिए कि आप जो विकास के पैमाने पर बिहार को देखेंगे तो विकास की कसौटी क्या है। सबसे पहले है कि शिक्षा, तो विद्यालय खुल गए हैं, शिक्षक भी बहाल हुए हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं हो पाती है। और शिक्षकों का मुख्य काम हो गया है कि साइकिल बांटो, पोशाक बांटो, खिचड़ी बनाओ और खिलाओ। पढ़ाई के लिए ये जिम्मेवार नहीं हो पा रहे हैं। पशु गणना होगी तो शिक्षक जाएंगे, टेबल कुर्सी की गणना होगी तो शिक्षक जाएंगे, और अभी जो जनगणना और वोटर पुनरीक्षण का जो कार्य है कौन करेंगे, तो शिक्षक करेंगे। तो शिक्षकों को पढ़ाई के अलावा सारी जवाबदेही मिली हुई है और उसी के लिए उनको जिम्मेवार बनाया गया है। और इससे बदलाव चाहते हैं लोग, अपने बच्चों को ऊंची शिक्षा देना चाहते हैं और बच्चों को सभ्य नागरिक बनाना चाहते हैं। लेकिन बिहार में 15 साल जब हम विधायक थे 90 से 2005 तक, उस वक्त लालू और राबड़ी का शासन था। चौपट बिहार, जंगल राज बिहार, इसकी संज्ञा मिली थी। नीतीश कुमार के आने के बाद जो एक समाजवादी दृष्टिकोण इनका था और एक संप्रदाय विरोध की जो राजनीति इनकी थी, उसकी अभिव्यक्ति इस मायने में हुई कि उत्तर प्रदेश बिहार नहीं बन सका। जो योगी जिस ढंग से बिहार को चला रहे हैं, यूपी को चला रहे हैं,
और वह सीधा सीधी हिंदू मुसलमान के नाम पर जो राजनीति की जा रही है और जिस तरह का अराजक स्थिति पैदा हुई है, बुलडोजर संस्कृति पैदा हुई है, बिहार में नीतीश कुमार ने इसको नहीं होने दिया। ये नीतीश कुमार के पक्ष में जाता है। नीतीश कुमार ने विद्यालय, अस्पताल, सड़कें, बिजली, ये 4 जो सवाल थे इसको हल किया, लेकिन भाजपा के साथ इनके चले जाने के बाद इनके राजनीतिक दृष्टि में गिरावट आई। इनकी जो सोच थी जिस आधार पर ये कर सकते थे उसमें पहले दौर में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और इसीलिए लालू इनका विकल्प नहीं बन सका। लालू सत्ता से हटे और नीतीश कुमार दोबारे भी आए, लेकिन बीजेपी पर आश्रित होके लालू से हटके जब ये आए तो लालू के साथ थे, तो लालू की जो विफलताएं थी, लालू जो वंशवाद, भ्रष्टाचार, इसके कारण जो लालू की पहचान बनी हुई थी और इसकी स्वीकार्यता जनता के भीतर घट गई थी, समीकरण के आधार पर ही जो राजनीति चल रही थी उस राजनीति को भी नीतीश कुमार ने तहस नहस कर दिया कि पिछड़े और अत्यंत पिछड़ों को, दलितों को आगे लाने की कोशिश की, सरकारी योजनाओं से लाभान्वित करने की, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से इनको एक शक्ति के रूप में पैदा किया, जिस वजह से लालू विकल्प नहीं बन सके इनका। लेकिन धीरे धीरे गिरावट आई और आज के दौर में जो इनकी अस्वस्थता के चलते बीजेपी हावी हो गया कि आज के तारीख में जब पूरे देश, बिहार के अंदर जो वोटर कैसे बने, कैसे वोटर काटे जाए, इस सवाल पर जो एक बलबला बचा हुआ है, तहलका बचा हुआ है, परेशानियां आई हुई है और कौन रहेंगे वोटर, कौन नहीं रहेंगे, और वोट चोरी एक जबरदस्त मुद्दा बना हुआ है। और राहुल गांधी के नेतृत्व में महागठबंधन की जो राजनीति यहाँ आगे बढ़ रही है, इसकी प्रतिक्रिया आज सदाकत आश्रम पर हमला हो गया। कांग्रेस का दफ्तर राष्ट्रीय आंदोलन के लिए एक पवित्र जगह के रूप में माना जाता है सदाकत आश्रम को। केवल कांग्रेस का ऑफिस ही वो नहीं है, महात्मा गांधी वहां आए और राष्ट्रीय राजेंद्र प्रसाद वहां रहते थे, देश के प्रथम राष्ट्रपति पद से हटने के बाद भी सदाकत आश्रम आए। लेकिन भाजपाई गुंडे, आरएसएस, बजरंग दल के जो उनके लठायत सशस्त्र टुकड़ी है और जिस आधार पर ये कहते हैं कि फौज का भी मुकाबला कर सकेंगे, तो ये मुकाबला नहीं कर रहे हैं कि सांप्रदायिक ताकतों के जरिए ये बिहार को भी यूपी के रास्ते ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और सदाकत आश्रम के ऊपर भी जो आज हमला हुआ, ये फासिस्टी हमला है और इसलिए नीतीश कुमार इसको रोक पाने में असमर्थ हो गए हैं। विकास के पटना का चेहरा बदला, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी, बिजली और सड़क की चर्चा आम रूप से लोग करते हैं, लेकिन अगर जिंदगी के बुनियादी सवाल सामने हो कि हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ सकते हैं, मकर जाल की तरह आज निजी विद्यालय और तमाम शिक्षण संस्थान चल रहे हैं और पूंजी के आधार पर जनता के भविष्य को आज लूटा जा रहा है। आज अमीरों के बच्चे ही पढ़ पाएंगे, गरीबों के बच्चे ऊंची तालीम नहीं हासिल कर सकते हैं, इसलिए कि दोहरी शिक्षा व्यवस्था है। एक सरकारी, जो हमने आपको बताया, पोशाक खिचड़ी और जनगणना मतगणना में लगे हुए हैं, और दूसरी ओर प्राइवेट शिक्षण संस्थान नीचे से ऊपर तक जो कुकुर मुत्ते की तरह उगे हुए हैं, जिनके पैसे से राजनीतिक लाभ लेते हैं, चुनाव के समय जो मोटी थैली दे पाने में समर्थ है। इसीलिए शिक्षा के ये दोहरे रूप बिहार को सबसे ज्यादा परेशान किए हुए हैं और इस स्थिति में आप देख रहे हैं कि शिक्षा केवल मुहावरे के रूप में हो गया है। अब किसी क्लास में कोई लड़का फेल नहीं कर सकता है, उसको पास करते हुए आगे बढ़ाते जाओ, यानी केवल डिग्री मिल जाए, योग्यता उसकी नहीं रह जाए। ये आज आम जनता के हिस्से आ गई है। चिकित्सा के क्षेत्र में भी आप लीजिए कि अस्पताल के मकान तो बने हुए हैं, डॉक्टर वहाँ कार्यरत थे, लेकिन उनके समानांतर जो एक चिकित्सा व्यवस्था है निजी क्षेत्र की, उसकी इतनी लूट है कि आज इलाज कराने में आम लोग अक्षम है। वही सरकारी अस्पताल में डॉक्टर जाते हैं, नब्ज भी नहीं टटोलते हैं, दवा लिखते हैं, और प्राइवेट क्लिनिक में उनकी तीमारदारी करते हैं और उनसे लूटते हैं। और इतनी बड़ी लूट बिहार आज शिक्षा और चिकित्सा के चलते बना हुआ है
कि इस लूट से निजात दिलाने में किनके पास क्या कार्यक्रम है, जनता इसको तलाश रही है। इसलिए बदलाव हम चाहते हैं। क्यों बदलाव चाहते हैं? बेहतरी के लिए। क्यों बदलाव चाहते हैं? कि धार्मिकता के नाम पर सांप्रदायिकता की राजनीति, हिंदुत्व का उभार जो भाजपा के नेतृत्व में हो रहा है, ये बिहार के अंदर ऐसी संस्कृति नहीं रही थी। देखिए, राजन जी जो बिहार की सियासत को एक बहुत बाखूबी करीब से जानते हैं। कैमरामैन राम प्रताप के साथ मैं बिलाल राजपूत। देखते रहिए सच्ची खबर टीवी।